IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 का पेपर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के 3rd पेपर के क्वेश्चन पेपर, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आए थे तथा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उनका सटीक आंसर क्या होने वाला है। तो ये वीडियो निगम कुमार की सहायता से बनाया जा रहा है, जो कि शिव नारायणपुर में रहते हैं। उन्होंने ही अपना क्वेश्चन सेंड करके पूछा था कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। आप सभी को क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न 2022 के एग्जामिनेशंस में आए थे IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 में। तो पहला जो क्वेश्चन आया था आपका, वो औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे और औद्योगिक संबंध के महत्वपूर्ण पहलुओं की विवेचना करें। जैसा कि आप सभी को सजेशन में भी ये प्रश्न 1 नंबर पे दिया गया था और मैंने बताया भी था ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे सजेशन से ही प्रश्न आ गया था डायरेक्टली और ये सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपका पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये भी हमारे सजेशन से आया हुआ प्रश्न है, औद्योगिक विवाद के कारणों की व्याख्या करें। तो मैं आप सभी को बताया था कि औद्योगिक विवाद के कारण को आप लोग को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तीसरा जो प्रश्न आया था सब्जेक्टिव में, वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद के निपटान के तरीके आया था। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी को सजेस्ट नहीं किया था। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त प्रबंध परिषद के गठन एवं कार्य, ये हमारे सजेशन से ही मैच किया गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है हड़ताल के कारणों की विवेचना करें। ये भी हमारे सजेशन से मैच किया हुआ प्रश्न है। मैंने आप सभी को 6 प्रश्न दिए थे कुल मिलाकर और उसमें से बोला था कि 4 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में रहेगा और डेफिनेटली रहा भी। जो भी एग्जाम दिए हैं और जो भी सजेशन देखे वो इस बात को बखूबी समझ सक रहे हैं। छठा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो भारत में श्रम प्रबंध सहयोग की विभिन्न योजनाओं की विवेचना। सातवां जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो सामूहिक सौदेबाजी के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना करें। हालांकि सामूहिक सौदेबाजी का मैंने अर्थ और महत्व बताया था, लेकिन यहाँ क्षेत्र आया था। कोई बात नहीं, हम लोग को तो 4 ही लिखना था और 4 आप सभी को मिल चुका था। अगला था भारतीय श्रम सम्मेलन की संरचना एवं कार्यों की विवेचना करें। और अंतिम जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल एवं तालाबंदी के उपबंधों की विवेचना। तो इस प्रकार से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उसका आप सभी ने जो है जान लिया कि कौन कौन से 2022 में क्वेश्चन आए थे IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में। अब बात करेंगे कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सटीक आंसर क्या होगा। तो आप सभी को क्वेश्चन पेपर दिख ही रहा होगा और पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में आया था वो था औद्योगिक संबंध में सहयोग एक अनिवार्य तत्व है। तो मैंने आप सभी को बताया था औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सहयोग एवं संघर्ष दो अनिवार्य तत्व होता है और इस प्रकार से इसका आंसर ए का आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारतीय श्रम सम्मेलन एक द्विपक्षीय निकाय है। मैंने आप सभी को बताया था भारतीय श्रम सम्मेलन एक त्रिपक्षीय निकाय होता है जिसमें श्रमिक, नियोजक तथा सरकार तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बी का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात करें सी नंबर प्रश्न की, तो सी नंबर प्रश्न है आपका मजदूरी की मात्रा औद्योगिक विवाद का एक विशिष्ट कारण है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग का जितना भी औद्योगिक विवाद है उसका मूल जड़ मजदूरी होता है और मजदूरी की मात्रा अगर किसी श्रमिक को कम दी जाती है तो वो औद्योगिक विवाद का कारण बन सकता है। इस प्रकार से सी का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न की बात करें तो डी नंबर प्रश्न है एक श्रमिक द्वारा हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कोई भी हड़ताल जो है एक श्रमिक द्वारा कभी भी नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह श्रमिकों के समूह अर्थात श्रम संघ के द्वारा किया जाता है। हालांकि आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर श्रम संघ के आह्वान के बिना कोई हड़ताल होता है तो उसे अनाधिकृत हड़ताल कहते हैं और आह्वान के साथ अगर हड़ताल होता है श्रम संघ के तो उसे अधिकृत हड़ताल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि एक श्रमिक कभी भी हड़ताल नहीं कर सकता है, इसीलिए जब भी करेगा एक से अधिक श्रमिक मिलकर समूह में करेगा। ठीक है। तो इसीलिए डी का आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ई नंबर प्रश्न है तालाबंदी श्रमिकों का हथियार है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आप सभी को करवाया है कि तालाबंदी नियोजकों का हथियार होता है। अगर कोई श्रमिक, बहुत सारे श्रमिक अगर हड़ताल कर लेते हैं तो उस कारण जो है श्रमिक के नियोजक के पास भी एक उपाय होता है जो कि वो ये करता है कि वो उद्योग में तालाबंदी कर देता है जिसके कारण काम ठप हो जाता है। तो ई का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है श्रमिकों का हथियार है, ये नियोजकों का हथियार होता है। तालाबंदी नियोजकों का हथियार है, इसलिए ई का असत्य, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एफ नंबर प्रश्न है हड़ताल समाज को प्रभावित करती है।
तो मैंने हड़ताल के प्रभाव में आप सभी को बताया था कि ये किस किस को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले श्रमिक को प्रभावित करती है, उसके बाद नियोजक को प्रभावित करती है, साथ ही साथ हमारे समाज और राष्ट्रीय आय। समाज का अर्थ हो गया हमारा जो आसपास का क्षेत्र है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो समाज को भी प्रभावित करता है तथा राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से इसका आंसर एफ का आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बात करें जी नंबर प्रश्न की, तो जी नंबर प्रश्न है आपका, कामबंदी की घोषणा श्रम संघ द्वारा की जाती है। तो मैंने आप सभी को बताया था, कई बार बताया था कि अगर किसी उद्योग में कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं हो पा रही, या किसी प्रकार का मशीन खराब हो गया, या अन्य कोई कारण से एक नियोजक एक उद्योग में कामबंदी कर सकता है, लेकिन यह कामबंदी एक अस्थायी समय के लिए होता है, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है। अर्थात तो क्वेश्चन था आपका, कामबंदी की घोषणा श्रम संघ द्वारा की जाती है, तो ऐसा नहीं है, श्रम संघ द्वारा नहीं की जाती, ये नियोजकों द्वारा की जाती है। अतः जी का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एच नंबर प्रश्न, सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग सिर्फ नियोजितों के लिए होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सामूहिक सौदेबाजी में दो पक्ष होते हैं, और पहला पक्ष इसमें श्रमिकों का समूह अर्थात श्रम संघ के नेतृत्व करने वाले नेता तथा उनके सदस्य जो रहते हैं श्रम संघ के, और दूसरा पक्ष जो रहता है वो नियोजक का रहता है। आपको प्रश्न पूछा गया सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग सिर्फ नियोजितों के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये केवल नियोजितों के लिए किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें दो पक्ष का होना अनिवार्य होता है। अतः एच नंबर प्रश्न का आंसर असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आई नंबर प्रश्न, आचार संहिता उद्योगों में श्रम संघ के बीच अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। वास्तव में आचार संहिता जो है अनुशासन संहिता का ही एक अंग माना जाता है, और ऐसा आप सभी को सुने भी होंगे कि एक उद्योग में आचरण तथा अनुशासन को बनाए रखने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट दोनों ही जो है अनिवार्य होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं। लेकिन आचरण संहिता की बात करें तो ये हमारे आचरण से संबंधित होता है, और आचरण हमारा डायरेक्टली अनुशासन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आचार संहिता उद्योग में श्रम संघों के बीच अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है, साथ ही साथ नियोजकों और श्रमिकों के बीच भी अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आई का आंसर सत्य, ट्रू। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आप सभी का, जे नंबर प्रश्न, अधिकरण का निर्णय अवार्ड अब ब्रैकेट में दिया है अधिनिर्णय के रूप में जाना जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, किसी भी अधिकरण का जो निर्णय होता है वो अधिनिर्णय के रूप से जाना जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।